मस्जिद दरगाह फैज इलाही पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट पर स्थित, या फिर मस्जिद फजल महमूद। रामलीला मैदान से जुड़ी हुई इस इमारत पर महीनों कंट्रोवर्सी चली, दर्जनों बुलडोजर रातों रात गरजे, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट रही, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और अब पथराव करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो इस जमीन की लड़ाई थी वो अभी तक लगातार जारी है। मैंने आपको पहला वीडियो 28 अक्टूबर को दिखाया था, जब मेरे ये मामला प्रकाश में 26 अक्टूबर को आया था। 28 अक्टूबर को भाई प्रीत सिंह सिरोही नाम की एक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया था रामलीला मैदान मस्जिद दरगाह फैज इलाही को, जिसमें सीधे और साफ तौर पर अवैध अतिक्रमण बताया था। जिसके बाद मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर कि आखिर कौन है ये प्रीत सिरोही, सेव इंडिया फाउंडेशन का संस्थापक, क्या चाहता है दरगाह फैज इलाही, बारातघर, डायग्नोस्टिक सेंटर, रामलीला मैदान की और मस्जिद दरगाह फैज इलाही की तस्वीरें क्यों शेयर कर रहा है। डिटेल में आपको तमाम चीजें पूर्व में बताई हैं। लेकिन प्रीत सिरोही ने एक कंप्लेंट 24 मई को दिल्ली नगर निगम, LNDO, DDA, वक्फ बोर्ड सबको दी और उस कंप्लेंट के बाद यहां एक ज्वाइंट सर्वे किया गया। उस ज्वाइंट सर्वे के बाद यहां प्रीत सिरोही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर हाईकोर्ट चले गए और वहां से बारातघर और डायग्नोस्टिक सेंटर को अवैध घोषित कराकर वो सीधे तौर पर वहां डेमोलिशन की कार्यवाही के लिए उत्सुक हो गए। उसके बाद दिल्ली नगर निगम ने हियरिंग की, अदालत के आदेश को सुनते हुए वहां की मैनेजिंग कमेटी को बुलाया, उनको सुना और 2 हियरिंग के बाद वहां पर कार्यवाही की चेतावनी दे दी। यह आदेश 22 दिसंबर को आया था, जिसमें दिल्ली नगर निगम ने सीधे और साफ तौर पर यह कह दिया था कि आखिर यहां पर अब कभी भी सीलिंग और डेमोलिशन की कार्यवाही दिल्ली नगर निगम कर सकता है। 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को अदालतों की जो विंटर सेशंस की छुट्टियां थी, वैकेशंस थी, वो शुरू हो गई। जिसके बाद मैनेजिंग कमेटी वो वहां तमाम फोटोग्राफ्स वगैरह अदालत ने बार बार मांगे रहे। अदालत में मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मिस्टर कीर्ति उप्पल सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे, उनके साथ एडवोकेट इरशाद हनीफ भी मौजूद थे। तमाम दलीलों पर बहस हुई, लेकिन जब स्टे मांगा गया तो जज साहब ने कहा लेट विल सी, और वहां दिल्ली नगर निगम ने यह आश्वस्त किया था कि मामला अब अदालत में है। नगर निगम के वकील मिस्टर पोद्दार ने कहा था कि वहां किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंतजार था उस ऑर्डर का जो वर्बली अदालत में बात कही गई थी। जैसे ही 3:30 बजे के बाद अदालत की सुनवाई खत्म हुई, यह बात गर्दिश की जाने लगी कि अगली सुनवाई तक पूरी तरह से हमने भी उसको चलाया, कई वकीलों से बात की कि अब कोई भी अधिकारी कार्यवाही करते हुए डरेगा, वह कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन अदालत ने स्टे नहीं दिया था। पुलिस राहत की सांस नहीं मान रही थी। बाजार में अफवाहें तेज थी, स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि 7 जनवरी को कहा गया था, नोटिस दिया गया था फोर्स के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कि वहां पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। 6 जनवरी को किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया गया अदालत ने, और दिल्ली पुलिस ने उस दिल्ली नगर निगम के लेटर को जो पहले ही दिया गया था उसको मानते हुए सीधे और साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की। और जैसे ही शाम हुई 7 बजे दिल्ली पुलिस के तमाम जवान गश्त करने लगे, तो कहीं बिल्डिंगों पर कहीं स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, पत्थर वगैरह नहीं है, उसकी तलाश करने लगे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गईं। जैसे ही 10 बजे दिल्ली पुलिस वहां पर भारी तादाद में पहुंचनी शुरू हो गई, मस्जिद दरगाह फैज इलाही के आसपास और दरगाह फैज इलाही बारात घर के आसपास, डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर। ऐसे ही 10 बजे के ठीक करीब में बुलडोजर्स की वीडियोस सोशल मीडिया पर आने लगी, जो कि जीबी पंत हॉस्पिटल के ठीक सामने MCD बिल्डिंग डिपार्टमेंट के आगे खड़े हुए थे। 32 बुलडोजर की वीडियो, 50 से ज्यादा डंपर्स, मलबा उठाने वाली गाड़ियां और पॉक्रेन्स मशीन वगैरह वहां मौजूद थी। सैकड़ों की तादाद में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी, और 10:30 बजे तक वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हो गए। 11 बजे दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में, आसपास पूरी पुरानी दिल्ली में, या फिर मैं यूं कहूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली ओखला में भी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका था कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। 11:30 बजे लोग वहां जमा होने शुरू हो गए, और पुलिस ने जमा जब लोग हो रहे थे, कमेटी से वो अपील कराई, कमेटी ने अपील की कि लोग वहां से चले जाएं। तकरीबन 80% लोग मौका वारदात से 85% लोग लगभग वहां से जा चुके थे कमेटी की अपील के बाद। और उसके बाद यह माना जा रहा था कि जैसे ही 7 जनवरी रात घड़ी में 12 बजेंगे, उसके बाद कभी भी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली पुलिस यहां बुला सकती है, जो कि कुछ ही दूरी पर खड़े थे। ठीक वैसा ही हुआ, और
11:30 बजे वहां पूरा डिप्लॉयमेंट था, लोगों को डिस्पर्स करने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी। उसी दौरान मौलाना महिबुल्लाह नदवी और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचे, लेकिन वक्त रहते डेमोलिशन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी वहां से चले गए। नौजवानों में गुस्सा था, जज्बात उनके भड़के हुए थे, कोई नारेबाजी कर रहा था, लेकिन वहां कमी थी तो किसी रहनुमा की, उनके रहबर की, कि आखिर कौन उनको बताए कि यहां आपका रुकना ठीक नहीं है, जो आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैनेजिंग कमेटी ने अपना रोल अदा किया, उन लोगों को वहां से भेज दिया। लेकिन बात अगर मैनेजिंग कमेटी की करेंगे तो मैनेजिंग कमेटी का जो असली रोल था, उससे पहले अदालती कार्रवाई का उस पर सवालिया निशान जो उठ रहे हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मैनेजिंग कमेटी पर इल्जामात लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे बातें फैक्ट हैं। कमेटी पर गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगते रहे। वक्फ बोर्ड से परसेंटेज की कहानी, 70 से 20 या 7% तक की कहानी, वो एक अलग पर्दे की कहानी थी। लेकिन आखिर कैसे प्रीत सिरोही की नजर मस्जिद दरगाह फैजलाई पर पड़ी, वह अहम तरीन सवाल था। अदालत में कमेटी और वक्फ बोर्ड की लड़ाई। जब वक्फ बोर्ड कहता रहा कि यह कमेटी कानूनन तौर पर सही नहीं कर रही है, उस उमूमन तौर पर सही नहीं कर रही है, वक्फ बोर्ड को मैनेजिंग कमेटी की तरफ से 7% जो इनकम थी फैज इलाही की, वो जमा कराई गई थी, लगभग 3 लाख रुपए के समथिंग। अलावा इसके जो वक्फ बोर्ड की डिमांड थी, अलग उन रिजोल्यूशंस को हटा दीजिए 20% की, वो विवाद अदालत में चल रहा था। और उस बीच मस्जिद दरगाह फैज इलाही की, या यूं कहूं फैज इलाही की फाइल कैसे जो है वो किसी के हाथ पहुंच गई। और एक अहम कड़ी जो इस पूरे मामले में रही, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन थे? आईएएस अश्विनी कुमार। वही आईएएस अश्विनी कुमार जो इस दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी थे और साथ के साथ दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर भी थे। यानी मालिकाना हक करने वाला दिल्ली नगर निगम, और उस पूरे मामले को बचाने के लिए अगर वो असासा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसका दावा करने वाले भी उसके चीफ अश्विनी कुमार। तो वो तो 2 डिपार्टमेंट देख रहे थे, और अगर लड़ाई 2 बीच में लड़ी जा रही है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके स्वामित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वो एक ही के पक्ष में कैसे जाएगी, ये मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल यही कि प्रीत सिरोही को वो तमाम कागजात वगैरह सर्वे के लिए कहां से कहा गया? बहुत पर्दे की बात है, कई चीजें पर्दे के पीछे से तय की जा रही थी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। 11:30 बजे पब्लिक वहां थी, और तकरीबन जैसे ही 12 बजे पुलिस ने तमाम लगभग 90% लोगों को डिस्पर्स कर दिया। लेकिन 30, 40, 50 नौजवान थे जो उनके मन में यह शंका थी कि मस्जिद का डेमोलिशन किया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन, जिले की पुलिस, आला अधिकारी मौके पर अनाउंसमेंट बार बार कर रहे थे कि ये यहां पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर तोड़ा जाएगा, यहां से बिल्कुल भी जो है वो मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं तोड़ा जाएगा, मस्जिद पूरी तरह से सिक्योर्ड है। लेकिन कुछ नौजवान वहां मौजूद थे। जब पुलिस ने उन तमाम नौजवानों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जो मैं कहूं कि वहां पर नारेबाजी वगैरह जिन्होंने शुरू की थी, उनको खदेड़ा। जब अंदर तुर्कमान गेट, हज मंजिल की तरफ, बड़ी मस्जिद की तरफ उनको लेकर गए, तो उस दौरान वहां दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले दागे और उन तमाम लोगों को अंदर की ओर खदेड़ा। तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक की ये पूरी कहानी चलती रही, और उसी दौरान तकरीबन 1 बजे दरगाह फैज इलाही बारातगढ़ डायग्नोस्टिक सेंटर पर पूरी तरह से जो तमाम 32-33 बुलडोजर्स थे, 4 पॉकरेंस मशीन्स थी, उन्होंने आकर दमादम उस पूरी रात को जो है वो फैज इलाही का वो तमाम दीवारें जो बारात घर की, डायग्नोस्टिक सेंटर की बनी हुई थी, उनको तोड़ दिया। तकरीबन लगातार ये कार्यवाही, जो मैं सीधे और साफ तौर पर कहूं, 8 से 10 घंटे में फैज इलाही की वो तमाम दीवारें जो खड़ी हुई थी, उनको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस अपना काम सिक्योरिटी मुहैया करा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर रही थी। पूरे आसपास के पुरानी दिल्ली के इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, और यह बात कही जा रही थी, जहनों में, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि 50 साल पहले की 1977 की तुर्कमान गेट की इमरजेंसी के दौरान की वो रात जो है कहीं ना कहीं दोहराई सी जा रही है। सिर्फ आवाज थी तो बिल्डोजरों और प्रोक्रेन्स मशीन्स के गरजने की, तमाम चीजों को डेमोलिश करने की, लेकिन मस्जिद पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ रही थी। कुछ लोग उन वीडियोस को जो पुलिस के लाठीचार्ज या फिर जो शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पर, वो मीडिया के जरिए से जो उनको खबरें मिल रही थी, या कुछ लोकल्स ने जो शूट की थी, उनको व्हाट्सएप शेयर करने में लगे थे। सुबह होते होते फिर जब हमने देखा तो पूरी तरह से मलबा भी वहां मौका वारदात से हटाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में थाना चांदी महल में एफआईआर दर्ज की,
क्योंकि तुर्कमान गेट बड़ी मस्जिद का इलाका वो पीएस चांदनी महल की पुलिस पोस्ट तुर्कमान गेट पर आता है। एक एफआईआर दर्ज की जिसमें आज 11 जनवरी तक माफ कीजिएगा, अब तक कुल 18 नौजवानों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने संगीन धाराओं में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 18 लोगों को आरोपी बनाया है कि ये लोग पत्थरबाज थे। कोई सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल कर जो है वो लोगों को जमा करने की बात कर रहा था, कोई भावनाओं को भड़का रहा था। वो तमाम चीजें इसमें मेंशन हैं, जिन पर यह भी सामने आया कि दिल्ली पुलिस ने कुछ बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके घर परिवार वालों ने कहा। हालांकि अब यह मामला पूरी तरह से उन तमाम लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अभी तक 16 अरेस्टिंग थी, आज 2 अरेस्टिंग की गई हैं, जिसके बाद 18 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है और 13 लोगों की बेल एप्लीकेशंस पर परसों 13 तारीख को ही जो है वो सुनवाई करेगी। मंगलवार को इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं वो एमएम कोर्ट मिस शायशा चड्डा वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगी उनकी बेल एप्लीकेशंस पर। लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन लोगों को भेजा गया है। उसके बाद से तुर्कमान गेट का इलाके के हालात हमने आपको लगातार दिखाए हैं कि वहां पूरे इलाके को, तुर्कमान गेट की सराउंडिंग एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे कल जो है वो वहां नॉर्मलसी को बहाल किया गया दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों ने। हालांकि अभी भी रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी तुर्कमान गेट और इस पूरे इलाके में है। और अब दरगाह फैजिलाही, जिसको बारात घर या डायग्नोस्टिक सेंटर कहा जा रहा था, जो है जहां पहले कब्रिस्तान मौजूद होता था, जो 1977 के डेमोलिशन की कार्यवाही में कब्रिस्तान खत्म कर दिया गया, कुछ लोगों का कहना है, वो अब बिल्कुल सपाट नजर आता है। और उस पर सीधे और साफ तौर पर विवेक अग्रवाल, जो डेप्यूटी कमिश्नर सिटी एसपी जोन दिल्ली नगर निगम के हैं, उनका यह कहना है कि इस मामले में सीधे और साफ तौर पर रामलीला मैदान में या हम इस जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे, उसके लिए वहां बांस और बल्लियों से उन्होंने सराउंडिंग भी की है। यह बात अलग थी कि 6 और 7 जनवरी की रात तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई, विवाद हुआ, झड़प हुई दिल्ली पुलिस और उन तमाम लोगों के बीच जिनको यह खतरा था कि मस्जिद की गुंबदे और मस्जिद को कहीं शहीद ना कर दिया जाए। लेकिन पुलिस बार बार कह रही थी, दिल्ली नगर निगम बार बार कह रहा था, अदालत में यह बात बार बार कही जा रही थी कि मस्जिद का कोई जरा भी ताल्लुक नहीं कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 जनवरी को यह खबर सुबह के वक्त फैली और तमाम उन भोपू भांड मीडिया के लोगों को पता चली, या यूं कहूं कि गोदी मीडिया को पता चली, वो तमाम लोग तुर्कमान गेट के अंदरूनी इलाके में पहुंचे और उन्होंने फिर वही करने की कोशिश की जो रात को चीजें हुई थी उसके तमाम विपरीत थी। छोटे छोटे मुसलमान बच्चों से यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप पत्थरबाजी में शामिल थे। वहां मीडिया ट्रायल चला और वो मीडिया ट्रायल मुसलमानों से इतना नफरत भरा था, कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, जो सीधे और साफ तौर पर ऐसी खबरें चला रहे थे जो पूरी तरह से वहां की तुर्कमान गेट की जो टेंशन्स थी उनको कम करने के लिए नहीं बल्कि बढ़ावा देने के लिए थी। कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए कि इन लोगों ने मुसलमानों से सीधा उनको पत्थरबाज घोषित किया, उनको सीधे और साफ तौर पर यह कहा कि तमाम लोग ये शामिल थे पत्थरबाजी में, उनको आरोपी बनाने पर तुले हुए थे। जिस तरह का वो मीडिया ट्रायल रहा, देश भर में उसके वीडियोस गए कि लोग मना करते रहे लेकिन जबरन उनके मुंह में माइक इस तरह घुसेड़े जा रहे थे जैसे बर्थडे पर किसी बर्थडे मनाने वाले के मुंह में सीधे तौर पर केक दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगले दिन जुमे का दिन था, दिल्ली पुलिस ने नमाज अदा कराई। शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए वहां मौजूद कुछ इलाकाई लोगों ने 7 जनवरी के ही दिन में यह कहा दिल्ली पुलिस से कि ये जो मीडिया ट्रायल यहां चल रहा है, जो मीडिया के लोग जबरन घुस रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इनको यहां से दूर रखा जाना चाहिए। जिसके बाद वहां मीडिया अगले दिन, जो उसका 8 जनवरी का दिन था, उस दिन वहां मीडिया को अंदरूनी गलियों में इजाजत नहीं दी गई। 18 लोगों की गिरफ्तारी, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस, तमाम चीजें वहां दोहराई गई। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या फैजिलाही बारात घर, कब्रिस्तान कहूं या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर कहूं, सबके बयानों में अलग अलग फर्क है। लेकिन जो कागजात कहते हैं, जो जमाबंदी कहती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड कहता है, उसके मुताबिक यहां तकरीबन 2.25 एकड़ में यहां पर जमाबंदी के मुताबिक कब्रिस्तान था, ये बारात घर वाला एरिया। लेकिन यहां अब वो कब्रें बिल्कुल नजर नहीं आई। अदालत ने यही कहा कि अगर वहां कब्रें हैं, उसके फोटोग्राफ्स, वहां अगर आपको कोई सर्वे करना है तो वो आप इजाजत लेकर कर सकते हैं। जो अदालत का ऑर्डर आया उसमें आप सीधे और साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। और यह भी कहा अदालत ने कि अगर दिल्ली नगर निगम एनी काइंड ऑफ एक्शन, वहां का किसी भी तरह का एक्शन करता है तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा, क्योंकि बाद में जो भी फाइनल आउटकम, जो भी फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, अदालत का आदेश होगा, वो मान्य होगा। वहीं मैनेजिंग कमेटी मस्जिद दरगाह फैजिलाई, जिस पर संगीन आरोप है, वो अब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से इस जमीन को
अपने कागजात के आधार पर वापस लेने की बात कर रही है। कमेटी अभी भी ये कह रही है कि ये जगह दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी, कब्रिस्तान की थी, यहां गरीब बच्चियों की शादियां की जाती थी, वो तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन कमेटी का यह दावा अभी भी निरंतर जारी है कि इस जगह को वापस लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ कमेटी नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मैनेजिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई लड़नी चाहिए, और तमाम लोगों ने इस बात को लिखा भी है। वहीं केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीधे और साफ तौर पर तुर्कमान गेट की 50 साल पहले दोहराए इतिहास को दोहराने की बात कही कि ये इस इमरजेंसी के हालात को दोहराने की कोशिश की गई कि रात के अंधेरे में आकर, कई पूर्व सांसदों ने कहा कि रात के अंधेरे में आकर जिस तरह लुटेरे लूट कर ले जाते हैं, दिल्ली नगर निगम ने इस तरह इस जगह को लूटने का काम किया है, यहां बुलडोजरिया कार्रवाई करने की कोशिश की है। लगातार यह भी सवाल दिल्ली पुलिस प्रशासन पर, दिल्ली नगर निगम पर उठ रहे हैं कि आखिर रात के अंधेरे में इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों अंजाम दी गई। अलावा इसके एक बहुत गहरी बात, एक स्ट्रक्चर, दीवारें उनको तोड़ना चाहते थे। क्या उन स्ट्रक्चर्स और दीवारों को खुद मैनेजिंग कमेटी को तोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता था? जिस तरह से उन्होंने बार की डिस्पेंसरी को तोड़ा था, शायद ये बवाल वगैरह बच जाता। इस तरह से धीरे धीरे उसको नहीं किया जा सकता था। अलावा इसके, इस बात को अगर हम बिल्कुल साइड में रखें कि मैनेजिंग कमेटी भला कैसे उस ऑर्डर को मान लेगी, सवाल यह भी है कि आखिर जब अदालत में मामला पहले से लंबित है तो इस पर इतनी जल्दबाजी के साथ कार्रवाई क्यों, और रात का अंधेरा ही क्यों चुना गया? पुलिस पर यह सवाल या निशान उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि रात में लोग सो जाते हैं, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट सही रहे, इसके लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन एक दरगाह फैजिलाही का इलीगल इंक्रोचमेंट, जिसको मैं कहूं, जो अदालत ने माना कि ये इंक्रोचमेंट है, दिल्ली नगर निगम ने यह दावा किया कि इंक्रोचमेंट है, हालांकि इसका स्वामित्व दिल्ली वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों में शुमार है जो 123 संपत्तियों का विवाद ऑनरेबल हाईकोर्ट के अधीन अभी चल रहा है, विचार चल रहा है, और उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को और तमाम डिपार्टमेंट को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में क्या ऑर्डर दिया था कि इन 123 प्रॉपर्टियों में कहीं भी कुछ भी, जरा कोई भी छेड़खानी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके यहां रातों रात 32 बुलडोजर जैसे किसी बहुत बड़े कार्रवाई को अंजाम देकर या फिर एक बहुत बड़ा मैसेज जनरेट करने की कोशिश की गई हो, यहां रातों रात चला दिए गए। और उन बुलडोजर से सीधे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं, जो कुछ बड़े पूर्व सांसदों का कहना है, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराने की बड़ी कोशिश, इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बुलडोजर्स से कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। अब कमेटियों पर उठ रहे तमाम सवाल, परसेंटेज की लड़ाई, पैसे की कमाई या फिर तमाम चीजें, वो एक अलग मसला है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और कमेटी के बीच की कहानी है। क्या वहां पर इस तरह की तमाम चीजें हो रही थी, या ये जो तमाम आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं? इन सब चीजों में मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। वक्त आने पर आपके साथ वो भी साझा करेंगे कि आखिर कब कब क्या हुआ, किसने कहां सेटिंग की, और कौन काउंसिल बनने के लिए इस केस को छोड़ भागा, कौन इस केस को लड़ने के लिए लड़ रहा, कौन किस पद के लिए अपनी इस लड़ाई को लड़ रहा था। ये तमाम चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल यही है, रातों रात दरगाह फैजिलाही पर जो बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर जिसको मैं कहूं कब्रिस्तान की जगह थी, वहां रात के संगीन पुलिस की मौजूदगी में संगीन साय में जिस तरह से वो बुलडोजर चलाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई है। इस तरह की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। रात की वो बुलडोजर्स की सनसनाहट, पुरानी दिल्ली के लोगों का यह कहना है कि दिमाग से निकली नहीं है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब अदालत में मामला पहले से लंबित था? लेकिन आज तक इस पूरे मामले में अदालत के 12 नवंबर के उस आदेश के बाद अब तक, जब दिल्ली पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, 18 लोगों को आइडेंटिफाई कर उनको जेल भेज दिया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जा चुका है। वहीं कई और चेहरों की अभी पहचान की जा रही है, कई और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। हालांकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बेगुनाहों को भी कई गिरफ्तार कर रही है, उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी बेगुनाह पर किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी या कोई डिटेन वगैरह नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जरूर कई लोगों को तलब किया गया है, लेकिन कई लोगों को वापस भी भेज दिया गया है। तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली का ये इलाका अब धीरे धीरे जो यहाँ तनाव की स्थिति बनी थी वो नॉर्मल सी बहाल होते हुए दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। मैनेजिंग कमेटी सीधे और साफ तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने की बात कर रही है, और मैनेजिंग कमेटी ने एक एप्लीकेशन भी मूव किया है कि अब इस पूरे मामले में
जो अभी तक इसका स्टेटस है, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कि ये जगह मैनेजिंग कमेटी की है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की है या ये जगह दिल्ली नगर निगम की है, इस पर फिलहाल स्टे लगाया जाए और इस स्टे को लगाने के बाद जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता जब तक इस पर किसी भी तरह का निर्णय या इस पर कब्जा किसी को ना करने दिया जाए। दिल्ली नगर निगम इंक्रोचमेंट बताकर यहां कार्रवाई करना चाहता था, वह उसने कर ली, जो कुछ होना था हो गया, लेकिन फिलहाल उनको स्टेटस को दिया जाना चाहिए था। वो जो जमाबंदी 1972 और 73 की थी, क्यों आखिर अदालत ने या फिर दिल्ली नगर निगम ने उसको नहीं स्वीकारा, या फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो तमाम दलीलें थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो दलीलें थी, आखिर उनको इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि सुनने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड के कराने वाले और एमसीडी के सुनने वाले दोनों के ऊपर एक ही चीफ ऑफिसर थे, उनका नाम था आईएएस अश्विनी कुमार, जो कि 4 जनवरी को राजधानी दिल्ली से उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज।